स्ट्रगलिंग आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यू आर नॉट अलोन। आप इस भीड़ में अकेले नहीं हो, ऐसे हजारों लोग हैं मेरे दोस्त। तो आज इस वीडियो में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है उन स्टूडेंट्स की स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो स्ट्रगलिंग आफ्टर मैकेनिकल डिप्लोमा, इस भीड़ में हजारों लोग हैं एंड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं। आप जरूर कमेंट करना यस और नो। क्या 8,000 रुपए महीने की ऑफर आ रही है? क्या 12-12 घंटे की शिफ्ट है? रेज्यूमे भेज रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं। ये अभी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। क्या करें? एक डिप्लोमा होल्डर्स है। अब डिप्लोमा होल्डर्स की प्रॉब्लम क्या है? Why डिप्लोमा होल्डर्स आर स्टक इन लो सैलरी पेइंग जॉब्स? क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीजंस प्राइवेट जॉब्स। आप किसके पीछे भाग रहे हो? फैक्ट्री में जॉब कर ले। बेंगलोर भाग रहे हो, हैदराबाद भाग रहे हो, दिल्ली। आप क्या सोच रहे हो? मुझे एनी हाउ फैक्ट्री में वर्क करना है जहां पर आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए पर मंथ होती है, जिससे शायद बड़ी सिटी में आपकी रेंट तक भी नहीं निकल पाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ जी रहे हो। क्लियर? और आपको जॉब मिल भी रही है तो वो कौन सी लेवल की जॉब है? टेक्नीशियन लेवल की जॉब है। अब टेक्नीशियन लेवल की जॉब है तो इस वीडियो को पॉज करो, खुद में सोचो, क्या आप 10 से 12 साल में आपकी कितनी ग्रोथ होगी? आफ्टर 10 to 12 ईयर, आफ्टर 10 to 12 ईयर ये फिगर कहां होगा? ये फिगर कहां होगा? क्या ये फिगर 2 से 3 लाख हो सकता है? चलो मेहनत तो कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, रगड़ा खा लूंगा, मेहनत हो जाएगी। लेकिन 10 से 12 साल के बाद ये फिगर कहां होगा? कितने जीरोज होंगे आगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हां, मैं बिल्कुल मनी फैक्टर पे बात कर रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी इंसान एंड व्यक्ति के लिए एक पैसा होता है। तो मैं सैलरी पे बात जरूर करूंगा। और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? नाउ डिप्लोमा होल्डर्स बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? लैटरल एंट्री कोर्स कर रहे होते हैं। और मैं 100% रिकमेंड करता हूं कि ऑल डिप्लोमा होल्डर्स को लैटरल एंट्री कोर्स करनी चाहिए। लैटरल एंट्री क्या होता है? 3 ईयर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। 3 ईयर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। अब जैसे ही आप 3 साल की बीटेक कर लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद अब प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। अगेन गेट, अगेन एसएससी जेई। ऐसे एसएससी जेई तो डिप्लोमा होल्डर्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? वहां पर गेट एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा है, क्राउड है। क्राउड के चलते बहुत कम डिप्लोमा एस्पायरेंट्स एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं गेट की, तो यहां पर मैं एक रियल स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा, जो मैं 1-2 वीडियो में आपको बताया भी हूं। जब मैं मरीन इंजीनियरिंग कर रहा था तो सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स आए, डिप्लोमा करके आए, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इधर उधर से डिप्लोमा करके आए। अब जब वो सेकेंड ईयर में आया तो सेकेंड ईयर में स्टिल सब्जेक्ट्स होता है, न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स होता है, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट्स हो रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो बैकलॉग्स थे ना उनकी न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में थे। एक सब्जेक्ट थी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जहां पर वेल्डिंग, लेथ मशीन, इस तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाते थे, उनकी एग्जाम्स हो रही होती है। जनरली आपके भी सेमेस्टर 2 में ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। वहां पर वो टॉप कर रहे थे, मतलब हर डिप्लोमा स्टूडेंट्स वहां पर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर रहा होता है। एंड हम रेगुलर स्टूडेंट्स वहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। हम रेगुलर स्टूडेंट्स वहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। बट एक एली का स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ले रहा होता है। उनको मजा नहीं आता है यार, एप्टीट्यूड रीजनिंग से मजा नहीं आता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने से मजा नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं वो गेट क्वालिफाई करना इनके लिए बहुत कठिन है। साथ ही साथ एसएससी जेई भी कठिन हो जाती है इनके लिए। तो अब डू एली, एली के बाद करना क्या है? लैटरल एंट्री के बाद आपको कोर्स करनी है
GME। अब ये GME क्या होता है, पूरी ये वीडियो लास्ट तक देखो, पूरी कॉलेज डिटेल, एज, क्राइटेरिया सब एक्सप्लेन करूंगा। GME स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। मतलब अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, अब वो एली के थ्रू आपने कंप्लीट किया या रेगुलर 12th के बाद डायरेक्टली आपने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, आपकी बीटेक क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बीटेक में मिनिमम 50% होनी चाहिए। बीटेक में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 50%। आफ्टर दैट आपको GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की फॉर्म फिलअप करनी है। GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की फॉर्म फिलअप करनी है। GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की फॉर्म फिलअप करने के बाद अब डिफरेंट यहां पर कॉलेजेस एंड कंपनीज होती है, जैसे प्लीज राइट इट डाउन और इनके बारे में सर्च भी करो। एंग्लो ईस्टर्न एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक कंपनी भी है एंड कॉलेज भी है, कंपनी प्लस कॉलेज। अगेन फ्लीट मैनेजमेंट, इनकी फॉर्म रेगुलर बेसिस पे आती है एंड ये क्वालिफिकेशंस क्या है इनकी, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट द थिंग इज ये क्राइटेरिया चेंज होता है कंपनी टू कंपनी। से फॉर एंग्लो ईस्टर्न योर डिप्लोमा परसेंटेज इज अराउंड 65%, योर बीटेक ओवरऑल परसेंटेज इज 65%। यस और नो? सो डिपेंडिंग ऑन कंपनी आपकी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी वेरी कर रही होती है। एनी डाउट? सपोज फ्लीट मैनेजमेंट, MSc फ्लीट मैनेजमेंट, अगेन ओनली कंपनी, MSc ओनली कंपनी। सिनर्जी, अगेन बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सिनर्जी ओनली कंपनी। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज कंपनी प्लस कॉलेज। सिम्स समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज कंपनी प्लस कॉलेज। IMS गोवा ओनली कॉलेज। बट जैसे ही आप फॉर्म करते हो और एग्जाम्स क्लियर करते हो, वेरियस डिफरेंट शिपिंग कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डोंट वरी, अभी मैं आता हूं व्हाट इज स्पॉन्सरशिप, क्लियर। IMA की स्पॉन्सरशिप जहां ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनीज रिक्रूट करने आते हैं, तो आपको डिफरेंट स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की फॉर्म फिलअप करनी है। किसी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की, से एंग्लो ईस्टर्न की अगर मैं बात करूं, तो इसकी एज क्राइटेरिया कितनी होती है, मैक्स टू मैक्स 28 ईयर्स। अगर मैं बात करूं IMA की स्पॉन्सरशिप की, तो मैक्सिमम एज इज 24 ईयर्स। अगर मैं बात करूं IMS गोवा, मैक्सिमम एज 28 ईयर। सो आप ईच कंपनी कॉलेज की वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां से देख सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। क्लियर? नाउ तो ये तो हो गई कंपनी की लिस्ट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर व्हाट इज स्पॉन्सरशिप। क्या स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, मान के चलो ये सारे एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की फॉर्म फिलअप किया, एक एग्जाम्स एंड इंटरव्यू निकलता है या 4 to 5 डिफरेंट एग्जाम्स एंड इंटरव्यू निकलते हैं। सपोज लास्टली फाइनल डिसीजन आपकी है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। सपोज आप एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन करना चाहते हो। अब एंग्लो ईस्टर्न की कुछ फी है, एक साल की इसकी अराउंड 6,60,000 अराउंड फी है। अब क्या वो 6,60,000 क्या आपको एंग्लो ईस्टर्न देगा? काफी सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है, सर स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, क्या आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो? सिंपल है, यहां पर स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, आपने अगर एक साल सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट किया, सक्सेसफुली का मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होना चाहिए, कोई बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, तो आप क्या होगे, डायरेक्टली शिप पर आप जाओगे एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर। ये होता है स्पॉन्सरशिप का मतलब। स्पॉन्सरशिप का बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंपनी आपको पैसे देगी जब आप एक साल की ट्रेनिंग में होगी, बिल्कुल नहीं। ना ही कंपनी आपको कोई एजुकेशन लोन देगी, बिल्कुल नहीं। यस, वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देगी एंड आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी आपको 1 रुपए पे नहीं करेगी, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, वेरियस स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। तो जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे एज ए डिप्लोमा होल्डर, एज अ डिप्लोमा होल्डर्स, जहां पर आप 5, 8, 10 साल के बाद जो आपकी एक्सपीरियंस जो आप गेन करोगे, कहीं ना कहीं एक स्किल्ड पर्सन बनोगे, एक स्किल्ड इंजीनियर बनोगे, वहां पर आपकी जो सैलरी होगी अराउंड 50,000 to 80,000 होती है। एंड ये भी ये सबकी नहीं होगी। एंड अभी ये 5 से 8 साल के बाद आप अगर इस सैलरी में हो, तो आपको ये समझना होगा 5 से 8 साल के बाद 2032 में 2032
2033 शायद इस इनकम के साथ आप दिल्ली बैंगलोर जैसे सिटीज में सरवाइव भी नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कोर मैकेनिकल में सैलरी की जो ग्राफ होती है ना वो बहुत ही स्लो होता है, ऑलवेज रिमेंबर। बट जीएमई की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 50,000 होने वाली। स्टार्टिंग सैलरी, आपको इंतजार नहीं करना है 5 साल 8 साल, स्टार्टिंग सैलरी 50,000। अगर आपने 5 साल की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 5 इयर्स एक्सपीरियंस, इनकी सैलरी होती है 3 से 5 लाख पर मंथ। और सबसे मजे की बात है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, नो टैक्स, टैक्स फ्री। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाए हैं। अब यहां पर आपको लैटरल एंट्री के बाद फिर से नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोर नहीं मिल रहा है, कोर जॉब नहीं मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? कोडिंग सीख रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जो आप कोडिंग सीख रहे हो, मोस्टली स्टूडेंट ऑलरेडी ये फील्ड सीएसआईटी से भरी पड़ी है, वहां पर जॉब्स नहीं है। एंड एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप कोडिंग सीख रहे हो, तो क्या फायदा हुआ आपने डिप्लोमा एंड एली करने की? कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट था प्रैक्टिकल में, आपको कहां इंटरेस्ट था? प्रैक्टिकल थिंग्स में आपको इंटरेस्ट था। बट आप एक ऐसी करियर चूज करो ना जहां पर पूरी प्रैक्टिकल थिंग्स पे आप डील कर रहे होगे, कंप्लीट प्रैक्टिकल थिंग्स पे आप डील कर रहे होगे, प्रैक्टिकल थिंग्स रिलेटेड टू शिप्स इंजन, डिफरेंट मशीनरीज पे आप डील कर रहे होगे। ऑफ कोर्स प्रमोशनल एग्जाम्स में भी कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर इन प्रमोशनल एग्जाम्स की पासिंग रेट ऑलमोस्ट 100% पासिंग रेट। तो आप विद इन 10 to 12 ईयर में आप एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो, जिसकी सैलरी 8 से 15-16 लाख पर मंथ भी हो सकती है। तो एक अच्छी ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि सर इतने सारे आपने स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की लिस्ट बताई है, क्लियर? अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करना है? तो प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपने एली में पढ़ा है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखनी होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छे से क्लियर रखनी है, क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग इज मरीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगेन नाउअडेज इंटरव्यूअर आपको मरीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। मरीन इंजीनियरिंग में जो थिंग्स पढ़ाई जाती है, डिफरेंट मशीनरीज एंड ऑल। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर? नंबर 4 फॉर रिटन के लिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड डोंट वरी, डरने की बात नहीं, ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग काफी इजी होता है। 10th क्लास का स्टूडेंट भी इस लेवल की एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को इजीली सॉल्व कर सकता है। एंड नंबर 5 एंड इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये डिफरेंट पार्ट है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, क्लियर? तो अब इन सब की प्रिपरेशन के लिए आप SMBD मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी 115 प्लस लास्ट 1 ईयर में हम लोगों ने रिजल्ट्स दिया है, ओनली जीएमई। पासिंग रेट हमारे एकेडमी से, स्पॉन्सरशिप रेट अगर मैं बात करूं तो हर बैच में 100% हमारा स्पॉन्सरशिप रेट है। एक कोचिंग इंडस्ट्री, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 के 100 बच्चे यहां से स्पॉन्सरशिप लेकर जा रहे हैं, एक बड़ी बात है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर चीजें देख सकते हो, वीडियोस एंड ऑल देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ये वीडियो डिप्लोमा होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। एली के बाद एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे डिप्लोमा रिलेटेड क्वेरी इस YouTube चैनल पर मैं डालता रहता हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।